Hello and welcome to the channel. Today we are continuing our CBSE sample paper 2024-25 of class 12 mathematics, and the code is 041. In the last videos we have seen section A and section B individually. So if you haven't gone through it, in the description you will find the link. Alright, so let's get started with section C. This is of 3 marks. Alright, so let's see the first question. First means the 26th question of section C. A kite is flying at a height of 3 meters and 5 meters of string is out. देखो हमें बोला है kite है जो कि 3 meter height पे fly कर रही है. That means if I have a kite here, let's say this is a kite, okay, और ये कितने height पे है बेटा? 3 meter की height पे है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक it is 3 meter. Alright, this is 3 meter. And the string 5 meter string is out. String कैसे होगी kite पे? ऐसे लगेगी, है ना? तो 5 मीटर की स्ट्रिंग हमारी बाहर है. नाउ जस्ट जॉइन दीज टू बेसिस. ये ठीक है, यहाँ पे मैं ABCD लिख देती हूँ, A B और C. यहाँ तक बात समझ में आई, है ना? अब देखो हमें बोला इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब हमारी जो काइट है बेटा वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई करे, मतलब काइट अब यहाँ से कहीं इधर उड़ के चली गई. हॉरिजॉन्टली इट इज फ्लाइंग अवे. तो इस टाइम पे अगर सपोज यहाँ पे गई है तो इतना रेट किसी उससे जा रही है ना, हॉरिजॉन्टली जा रही है, देखो ऐसे जा रही है. तो इस टाइम पे इसका जो रेट है, रेट इन द सेंस एक सेकेंड में 200 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रही है हमारी काइट. फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड. ठीक है, अब देखो ये वाली चीज को हम लोग ले लेते हैं x. ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल को ले लिया x और मैंने वर्टिकल को हम लोग ले लेते हैं y. यही दो क्यों लिए हमने, हाइट क्यों नहीं ली? क्योंकि हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला है. हमारी हाइट ये फिक्स्ड है. क्यों फिक्स्ड है? देखो हॉरिजॉन्टली मूव करे इसका मतलब ये हमेशा 3 ही रहेगी जमीन से, है ना? तो ये फिक्स्ड है का मतलब क्या हो गया? ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमेशा. हमारे क्या चेंज होंगे? x और y चेंज होंगे. ठीक है, और कैसे चेंज होंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होंगे. यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो हमें ये तो 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली. अगर हमारे हम हाइट मेजर करते हैं तो परपेंडिकुलर मेजर करते हैं. तो ABC मेरा एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है बेटा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, है ना? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. दैट मींस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू BC स्क्वायर. ये दे रखा है 3 स्क्वायर. AB वी हैव टू फाइंड आउट एंड BC इज 5 स्क्वायर. जब हमारे पास ये 5 है, ये 3 है, तो AB की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस 9 इज 16. 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4. इसका मतलब जब मेरे पास BC की वैल्यू 5 है, when BC is 5 मीटर then AB is 4 मीटर. ये तब की बात बोल रहे हैं. AB is what? X. This is X and this is Y. ठीक है, अब मैं X और Y फिर से मैं बोल रही हूँ कि 3 is fixed, 3 कांस्टेंट है, तो हम उस बात नहीं कर रहे हैं. अब हमें क्या बोला है बेटा? देखो अगर काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो हॉरिजॉन्टल कौन सा है हमारा? हॉरिजॉन्टल X है कि Y है? हॉरिजॉन्टल इज X. इसका मतलब dx by dt. कैसे पता चला dx by dt? हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है. और देखो यूनिट से भी पता कर सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब ऊपर कुछ हाइट होगा, नीचे टाइम है, तो dx by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं इसको. कितना देर का बेटा? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमें निकालना क्या है? फाइंड द रेट. अगेन रेट निकालना है एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज. स्ट्रिंग क्या थी हमारी? y. हमें निकालना है dy by dt. बस यहाँ तक बात समझ में आई? चलो यहाँ पे करते हैं. अब देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम फिर से लिख रही हूँ, इधर लिख देती हूँ. क्या है पाइथागोरस थ्योरम में? 3 स्क्वायर इज प्लस AB इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर. वेरिएबल के टर्म में लिख रही हूँ मैं भी. ठीक है, 3 स्क्वायर इज फिक्स्ड अगेन. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 3 तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x डी एक्स बाई डी टी, और वाई स्क्वायर का बनेगा 2y डी वाई बाई डी टी। सिंपल सी चीज है ना। ये 2 से ये 2 गया, x की वैल्यू हमें पता है, dx बाई डी टी हमें पता है। देखो x कितना देर का है 4, dx बाई डी टी कितना है 200। अच्छा ये सेंटीमीटर में है पर सेकंड, ये है मीटर में, लेकिन y भी तो मीटर में, इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अपॉन y डिवाइड में आ जाएगा, तो y कितना देर का है 5 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। कितना बन जाएगा ये 5 4 ज़ा 20, कितना आ जाएगा बेटा डी वाई बाई डी टी इज 4 4 ज़ा 16 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना। देखो ये वाली दोनों चीजें, ये और ये दोनों मीटर में थे, तो इन दोनों को सेंटीमीटर में होना पड़ेगा, तो हमारा बैलेंस हो जाता है ना, डायमेंशनली इट विल बी करेक्ट, है ना। चलो तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 160, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। According to psychologists, the ability of a person to understand special concepts is given by a 1 by 3 root t, where t is the age in years, t belongs to 5 to 18, where 5 and 18 both are included. Show that the rate of increase of ability to understand special concepts decreases with age in between 5 and 18. हमें ये शो करना है कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती जाएगी 5 to 18 में, हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ये डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। अब ए क्या देता है, देखो क्वेश्चन देखिए, एकदम से डरना नहीं कि पता नहीं क्या दे दिया, साइकोलॉजिस्ट कहाँ से आ गया, एबिलिटी कहाँ से आ गई। सिर्फ हमें करना क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हमें ये समझना है ना। तो देखो ए इज 1 by 3 रूट टी, रूट टी को मैं टी की पावर हाफ लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब टी हमारे पास वेरिएबल है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना। तो कर दो डी ए बाई डी टी। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी 1 by 3 तो एज इट इज रहेगा, हाफ आगे आ जाएगा, टी की एक पावर कम हो जाएगी, हाफ माइनस 1 कितना बन जाएगा बेटा, डी ए बाई डी टी कितना हो गया 1 by 6, टी की पावर माइनस हाफ मतलब रूट टी नीचे आ जाएगा, बस हो गया। अब हमें बोला है t बिलोंग्स टू 5,18, ठीक है। वैसे तो खुद ही हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, देखो दो वेज होते हैं। मैं क्या करूं इसमें ना, t की वैल्यू पुट करूं 5 और पुट करूं 18, या उनके बीच की कोई भी वैल्यू से पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं दो मेथड बता रही हूँ, फर्स्ट मेथड में क्या कर सकते हैं हम लोग पुट t इज इक्वल्स टू 5 एंड t इज इक्वल्स टू 18, हम लोग देखेंगे डीए हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखो डीए बाई डी टी क्या हो जाएगा 1 by 6 रूट 5, ये हो जाएगा। और डीए बाई डी टी अगर मैं दूसरा वाला निकालूं तो 1 by 6 रूट 18। अब खुद ही देखो 1 by 6 तो सेम है, 1 by रूट 5 1 by रूट 18, जिस न्यूमरेटर तो सेम है दोनों का, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो पूरा वैल्यू क्या होता है छोटा। पता कैसे, पता चला कैसे, अच्छा ऐसे समझो, ऐसे मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। एक पूरा केक है, ठीक है, इस केक का हाफ तुम्हें मिले, ठीक है, या इस केक का 1/3 तुम्हें मिले, कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। क्यों, हाफ मतलब इतना पोर्शन मिलेगा तुमको, 1/3 का मतलब अगर ऐसे, अगर मैं ऐसे कर दूं इतना पोर्शन मिलेगा तुमको, तो हाफ ज्यादा हुआ ना। देखो जिसके बेस में बड़ी वैल्यू होती है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो पूरी वैल्यू छोटी होती है। तो अब बताओ मुझे 1 by रूट 5 और 1 by रूट 18 में से कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जा रही है, डीए बाई डी टी के डिक्रीज हो रहा है ना। तो हमारे पास अगर मैं इसको A1 कंसीडर करूँ, इसको A2 कंसीडर करूँ, तो DA1 बाई डी टी इज ग्रेटर देन DA2 बाई डी टी। इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग, शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एबिलिटी डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीजिंग हो गया, है ना। इंक्रीज इन एबिलिटी मतलब डिक्रीज, कौन से डिक्रीजेस विद द एज, डिक्रीज हो गया। अच्छा मैं दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। दूसरा मेथड देखो, मेरे पास डी ए बाई डी टी आया था कितना 1 by 6 रूट टी, हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर दो, डबल डिफ्रेंशिएट। अगर मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूँ, ये सेकेंड मेथड, ओके, डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर,
क्या बनेगा बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर माइनस हाफ, है ना, तो ये 1/6 तो एज इट इज, टी की पावर माइनस हाफ है तो यहाँ आ जाएगा -1/2, और टी की पावर माइनस हाफ है तो -1 और हो जाएगा, तो -12 -1 -3/2, तो बेसिकली कितना बनेगा, -1/12, 3 की पावर, टी की पावर 3/2, बेटा नेगेटिव आ गया, d²a/dt² इज नेगेटिव। दिस मीन्स व्हाट, कि अगर जो भी मेरा t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 5 से लेकर 18 तक, तो क्योंकि नेगेटिव आया है तो इट विल डिक्रीजेस। दोनों मेथड कुछ भी कर लोगे, दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। An ant is moving along the vector L1. Few L1 is given to you. L1 चलो मैं लिख देती हूँ, L1 vector is equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap. Few sugar crystals are kept along the vector L2 भी बोल रखा है हमको कितना, 3I cap 2j cap plus k cap, which is inclined at an angle. कुछ भी है, लेट्स सपोज मेरा L1 ऐसा है, ठीक है, L2 ऐसा होगा, कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच में जो एंगल बना रखा है वो थीटा एंगल है, विद दी इंक्लाइन विद दी L1, मतलब L1 और L2 हम एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। फाइंड दी एंगल थीटा, ऑल्सो फाइंड दी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। पहले तो थीटा निकालो। बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर का, क्या फॉर्मूला होता है, L1 का मॉड L2 का मॉड कॉस थीटा, बस यही से निकालना है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, L1 वेक्टर L2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ L1 वेक्टर मॉड ऑफ L2 वेक्टर। अब बेटा ये L1 L2 डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो आई कैप आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और आई का किसी और से, आई डॉट जे या फिर आई डॉट जे डॉट के या फिर आई डॉट के या फिर कुछ भी, ये सब जीरो होते हैं, ठीक है। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब सेम चीज करेंगे, मतलब सिंपल सी चीज मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से करो और के को के से करो, दैट्स इट, मतलब कोफिशिएंट को, ठीक है। और आई आई जहां पे आएगा उसको 1 लिख देना है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 डॉट L2, मैंने क्या कहा, इसके कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 इंटू 3, 3 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 3 इसका तो कोफिशिएंट 1 है तो 3 1 जा 3, खत्म। अपॉन, अच्छा मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ L1 का मॉड्यूलस क्या होगा, इन सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये L1 का हो गया। L2 का उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा ये, 3 3 6 4 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 + 1 10 + 4 14, 9 4 1 अगेन 40, कितना बनेगा, 10/40, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 5/7। तो बेटा थीटा कितना आ गया हमारे पास, थीटा इज कॉस इनवर्स, अब हमें 5/7 की वैल्यू तो नहीं पता, एज इट इज छोड़ दो। दिस इज योर आंसर फॉर द एंगल। अब हमें प्रोजेक्शन भी बोला हुआ है, तो देखो प्रोजेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ कर देती हूँ। देखो हमें बोला है प्रोजेक्शन निकालने के लिए, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन निकालना है, पहले एक बार क्वेश्चन में पढ़ो। प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2, प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L1 एज इट इज, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है डॉट L2 कैप। ये कैप कैसे निकालते थे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना इसको। अब ये यूनिट मतलब कैसे निकालते हैं, ये L2 कैप, किसी का भी कैप कैसे निकालते हैं बेटा, ये देख लो, एक कैप अगर मुझे निकालना है तो A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, याद रखना इसको, ठीक है। तो L2 कैप कैसे निकलेगा, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ L2 वेक्टर, समझ में आ गया। अब L1 डॉट L2 तो हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था हमने, एक सेकेंड, ये आएगा हमारे पास
ऊपर क्या आया था बेटा? एक सेकेंड, L1 डॉट L2 कितना आया था? ये आया था ना L1 डॉट L2 10, और L2 कैप कितना आया था, मतलब L2 मॉड कितना आया था? 14। बस यही तो लिखना है। तो कहाँ जाएगा? ये लिखेंगे हम 10/√40। बस खत्म। दिस इज प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर में आया आंसर। स्केलर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं है मतलब आई कैप जे कैप के कैप नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा, अगर तुम लोग साइंस स्टूडेंट्स नहीं हो, ठीक है, तो वेक्टर में थोड़ा बहुत इशू आता है, पर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि किसको क्या करना है। ठीक है, कहाँ पर सॉल्व कर, कैसे हम आई को, डॉट में क्या हो रहा है, क्रॉस में क्या हो रहा है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई जे के कैप से डरना नहीं है, बस ये एक्स वाई जी एक्सिस है, ऐसा समझो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। ये उसका बी पार्ट है, बी मतलब और पार्ट है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी एंड ए। देखो पहले ना इसको हम, ये वेक्टर फॉर्म होता है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ए वेक्टर प्लस कोई कांस्टेंट, लेट्स सपोज लैम्डा बी वेक्टर, या फिर इसके लिए कांस्टेंट म्यू है तो म्यू, इसके लिए लैम्डा है तो लैम्डा। इट इज कम्प्लीटली फाइन। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि कोई, इसका मतलब क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस ए वेक्टर, और उसके डायरेक्शन रेशियो इधर से आ जाएंगे। समझ में आ गया? ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां से देखो, अगर मुझे बोला है एक ऐसी लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब उसका ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर तो मुझे पता चल गया, -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। मेरा मेन निकालना क्या है? बी वेक्टर। अब क्योंकि वो बी वेक्टर कहाँ से पास, किसके उसमें है बेटा? देखो, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका, ये हमारा बेसिकली हम लोग इसको कंसिडर करेंगे बी1 वेक्टर, जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ बी1 वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। और ये दूसरा वाला बेटा हमारा हो जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये मेरा बी2 है। ठीक है, अब बी वेक्टर कैसे आएगा हमारा? क्योंकि वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या बन जाएगा? बी1 वेक्टर क्रॉस बी2 वेक्टर। ठीक है, बी1 वेक्टर क्रॉस बी2 वेक्टर। तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? देखो बहुत बेसिक से बताऊंगी। जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं वैसे ही करना है, फिर से कोई डरने की बात नहीं है, जैसे नॉर्मल करते हैं सेम वैसी। बस हमें करना क्या, ऊपर आई जे के लिख देंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब देखो बी1 से शुरू करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट पिक करो बेटा। आई कैप का कोफिशिएंट इज 1, दूसरे कलर से कर दूं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट इज 1, इसका कोफिशिएंट 1 2 5, 1 2 5। इसका कोफिशिएंट 3 -2 5, 3 -2 5। ओके, अब देखो कैसे करते हैं। आई कैप लिखो। ठीक है, आई कैप अगर मैं इसको लिखूंगी तो फिर हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं बेटा, सेम टू सेम डिट्टो। ये हटेगा ये हटेगा, क्या करेंगे? 5 2 ज़ा 10 माइनस ऑफ 5 2 ज़ा 10, लेकिन माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, मैं प्लस लगाती हूँ क्यों? क्योंकि मैं उसके आगे वाला टर्म लेती हूँ बेटा। बुक में तुम लोग अगर माइनस से करते हो इट इज कम्प्लीटली फाइन, तुम वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्लस क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि जे के आपके बाद मैं कौन सा टर्म लूंगी? देखो जे हट गया, ये हट गया, तो जे के जस्ट बाद है 5, तो मैं यहाँ 5 से स्टार्ट करती हूँ। तो 5 को 3 से, 5 3 ज़ा 15, तुम उल्टा करोगे इसलिए माइनस लगाओगे, इट इज योर चॉइस। -5 1 ज़ा 5 प्लस के कैप, के कैप के लिए फिर से के वाला हटा दो। एक सेकेंड, ये हो गया के, ये गया ये गया, इसको इससे 1 इंटू -2 -2 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो क्या बनेगा बेटा? आई कैप 20 आई कैप, नंबर आगे लिख के करो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये बनेगा हमारे पास 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप -8 के कैप। तो ये क्या बना बेटा? बी वेक्टर। हमें बोला है फाइंड दी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। पहले तो वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, मैंने वेक्टर अभी लिख के दिखाया था तुम लोगों को कि वेक्टर कैसे बनता है हमारे पास। वेट, वेक्टर बनेगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है? -आई कैप 2 जे कैप प्लस 7 के कैप।
और बी वेक्टर क्या आ रखा है 20i कैप 10j कैप -8k कैप। बस दैट्स इट। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, हमारा वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा बेटा। वेक्टर समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है। 5 एक सेकेंड -2 1 2 5 3 -2 5। ओके चलो अब आते हैं। अच्छा, अगर हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं बेटा तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। कैसे मॉडिफाई, मतलब कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो वो लैम्डा में ही मर्ज हो जाएगा बेटा। ठीक है, लैम्डा में ही मर्ज हो जाएगा। मतलब अगर सपोज मैं कितना कॉमन ले लूँ, 2 ही ले सकती हूँ क्योंकि 10 आ गया ना बीच में। तो 2 अगर मैं कॉमन लूंगी तो 2 इंटू लैम्डा इज कोई नया कांस्टेंट मान लो, कुछ भी कांस्टेंट मान लो। लैम्डा यहाँ है, म्यू है, क्या कांस्टेंट ले लेते। ठीक है, तो के लिख दिया मैंने उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2 10 जा 2 5 जा 2 4 जा, बस खत्म। ये तो है बेटा हमारे पास कौन सा फॉर्म, ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब हम कार्टेशियन करते हैं। कार्टेशियन तो बहुत सिंपल है, एक बार ही वेक्टर आ गया तो कार्टेशियन में क्या और लिखना है हमें। कार्टेशियन फॉर्म होता कैसे, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ। कार्टेशियन फॉर्म इज एक्स माइनस, कार्टेशियन फॉर्म ये लिख दो, ये वेक्टर फॉर्म है। ओके देखो कार्टेशियन फॉर्म में होता कैसा है हमारे पास, तो मैं अलग कलर कर देती हूँ। हाँ, एक्स माइनस x1 अपॉन ए प्लस a1 लिख दो चाहे a लिख दो, y सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, a1 a2 a3 भी लिख सकते हो, a b c भी लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस। ठीक है, अब देखो तो हम कैसे लिखेंगे, x1 y1 z1 आर दी पॉइंट जहां से वो पास हो रहे हैं। तो कहाँ से पास हो रहे हैं बेटा, मतलब बेसिकली तुम्हारा ये होता है x1 y1 z1। ये जो x1 होता है, मतलब जो हम ए वेक्टर लिख रहे हैं ये वाला वेक्टर, इसके लिए हम लोग लिखते हैं। तो ये वाला हो गया हमारे पास -1 2 और 7, जो हमारे पास ये पॉइंट था। तो x माइनस ऑफ -1, ए क्या होता है बेटा, जो हमने ये निकाले हैं बी की वैल्यू, है ना। तो बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 20 निकाली है। तुम 20 लिख लो चाहे 10 लिख लो, एक ही बात हुई। 10 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 कितना है 2, और b कितना है हमारे पास 5, z माइनस 7 अपॉन c कितना है हमारे पास -4। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। नहीं तो माइनस माइनस इसको प्लस कर दो तो z प्लस 1/10 इज इक्वल, z नहीं y, ओहो x होगा ना, x प्लस 1/10 y माइनस 2/5 एंड z माइनस 7/-4 लिखो चाहे 7 माइनस z/4 लिख दो, एक ही बात भी। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, ऑलराइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इवेल्युएट 1/log x माइनस 1/log x का स्क्वायर। अब देखो i इज इक्वल्स टू, हमारे पास दो चीजें हैं बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x अलग लिख देती हूँ मैं, log x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का स्क्वायर dx। अब ये मत सोचें बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें 1/log x 2 बार आ गया तो। ठीक है, हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं पहले, और इसको बाद में पुट कर देंगे। मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ, और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं I1। ठीक है, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x dx। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, आइलेट, आइलेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 डॉट लगा देते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, अब आइलेट होता क्या था, ILATE, I इज इनवर्स, L इज लॉग, A इज अलजेब्रा। तो पहला लॉग आ गया, फर्स्ट फंक्शन इज योर लॉग, सेकेंड फंक्शन इज योर अलजेब्रा। तो फर्स्ट फंक्शन ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, है ना, और ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो बाहर पूरा इंटीग्रेशन लगा रखा है हमने ये,
यही होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो देखो क्या बनेगा, ये I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन मतलब 1/log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ 1/log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का dx। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके लिए क्या बनेगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो मैं इसको लिखूंगी x/log x माइनस होल इंटीग्रेशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/log x, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/log x होगा क्या, log x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन है ना। तो हम कैसे करेंगे बेटा, -1 आगे आ जाएगा, इसकी पावर कम हो जाएगी तो log x का स्क्वायर बन जाएगा, तो अपॉन log x स्क्वायर लिख दूं। और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x चेन रूल। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/x इंटू 1/log x का स्क्वायर। और 1 का इंटीग्रेशन देखो, अलग कलर से लिख रही हूँ, इसका इंटीग्रेशन तो बचता है ना b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और ये पूरा क्या है dx। x से x गया है ना, तो क्या बचेगा बेटा, ये मैं अब यहाँ लिख देती हूँ। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, डायरेक्टली इस इक्वेशन में मैं यहीं पे पुट करूँ, ठीक है, आई पे मैं इस चीज को ही सब्स्टिट्यूट इसी पे पुट कर रही हूँ। देखो तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, i इज इक्वल्स टू I1 की जगह I1 की पूरी वैल्यू पुट कर देती हूँ बेटा, x/log x माइनस इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर dx। ये तो I1 की वैल्यू हो गई, और ये जो बचा हुआ था माइनस, अच्छा इसका भी माइनस था ना, 1/log x का भी माइनस था, तो माइनस अंदर माइनस भी आएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस 1/log x का स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन में dx। अब देखना जरा, अब तो बहुत सिंपल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया, एंड i इज इक्वल्स टू x/log x प्लस c भी लगा लो, अगर प्लस कौन से, दिस इज योर इंटीग्रेशन। ठीक है, आया समझ में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, evaluate 0 to 1, now this is definite one, x 1 minus x की पावर n dx। देखो बेटा हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक फॉर्म होता है 0 to a f of x dx। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to a f of a minus x, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो मतलब हमने क्या किया, ऊपर वाले को x की जगह पे मतलब x को रिप्लेस किया a minus x मैंने लिमिट -x से। तो यहाँ पर मैं x को रिप्लेस कर सकती हूँ, उसका लिमिट क्या है 1, तो x को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, 1 - x से, है ना, ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, चलो इसको हटा देती हूँ। ओके, नाउ सी i इज इक्वल्स टू 0 to 1, x की जगह पे लिख रही हूँ मैं 1 - x, 1 माइनस x की जगह पे लिख रही हूँ 1 - x, सिर्फ x की जगह पे आता है n, और इधर नहीं आएगा, ये तो dx है ना, तो ये एज इट इज। ठीक है, क्या बनेगा, 0 to 1 1 - x, ये देखो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 1 - 1 + x की पावर n dx, तो ये 1 1 कट गया, सिर्फ x की पावर n बचेगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर n इंटू 1, x की पावर n माइनस x की पावर इसका n इसका पावर 1 n + 1 dx। अब बेटा इंटीग्रेशन ये तो बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर होती है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, तो x की पावर n है तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x की पावर n + 2 अपॉन n + 2, और लगाना है 1 और 0, दैट्स इट। अब अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट को यूज करो, बीच में माइनस साइन लगा दो, तो ये बनेगा हमारे पास i इज इक्वल्स टू, देखो पहले 1 पुट करी तो 1 की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 की पावर n + 2 अपॉन n + 2। और बेटा अगर मैं 0 पुट करूंगी तो जीरो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो 1 की पावर कुछ भी हो, हमारा आंसर 1 ही आता है, तो ये बनेगा n + 1 माइनस 1/n + 2। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की तो जरूरत है नहीं वैसे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी तो क्या बन जाएगा,
n+1 n+2 और यहाँ हो जाएगा n+2, माइनस साइन है तो मैं साइन चेंज कर रही हूँ, ये कट गया, 2 - 1 is 1, तो I is equals to 1/n+1 n+2. That's it. This is the answer. Okay. चलो, moving on to the next one. Consider the following linear programming problem, minimize and subject to these. ये constraints दे रखी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो ग्रेटर और स्मॉलर देर का है, कुछ भी हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ प्लस इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। =3, दूसरा वाला देर का x+2y = 6 कर देते हैं। चलो इसके बॉक्स बनाते हैं। आई होप ये तो बॉक्स वाला चीज तो तुम लोगों को आते होगा, हम बहुत पहले से करते हैं ये चीज। x और y, अगर मैं x0 पुट करूं, देखो मैं ये बहुत बेसिक बता रही हूँ, पर चलो x0 पुट करूं यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा 3, और अगर मैं y0 पुट करूं तो x इज 3/2 या कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे कि हमारा वो आ जाएगा। अच्छा x को 1 पुट कर देती हूँ, तो y कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, तो y1 x0 y3 x1 y1। चलो इसके लिए कर देते हैं x y, देखो y0 x6 y0 x6 x0 y3, यही होगा, है ना। अब इसको पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं, x0 y3 x0 y3, ये हो जाएगा x0 y3, और दूसरा और हमें क्या बोल रखा है, x1 y1 x1 y1, ठीक है। अब बेटा इसे आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तुम लोग अपना देख लेना, ठीक है। चलो ये 1 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अब ये हमारी किसकी लाइन है, किसका वो बना है बेटा, इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, 2x + y 2x + y = 3। अभी इक्वल टू हम करके कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा इज x0 सॉरी 6003 6003 60 और 03, तो फिर से यही होगा, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ट्राइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, चलो जो भी, ठीक है। ओके ये बन गया, हाँ कुछ तो बना है, ओके ये बना है x + 2y = 6। ओके अब देखो, अब हमें करना है, सी दिस इज योर 0, 0, ओके। ये क्यों करते हैं हम लोग बेटा, अब क्योंकि ये ग्रेटर और स्मॉलर का कुछ तो मीनिंग होगा ना, हमने तो अभी इक्वल टू करके करा है। अब देखो इस वाली इक्वेशन के लिए 2x + y > 3, क्या करो x और y की जगह 0 0 पुट कर दो, 0 0, हमेशा 0 0 पुट करना इक्वेशन में, इट बी इजियर फॉर यू अनटिल अनलेस तुम्हारा ऐसा ना हो कि कहीं ग्राफ ही तुम्हारा ओरिजिन से पास है। अगर ग्राफ जैसा तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा हो ओरिजिन से, तब नहीं करना होता ये वाली वैल्यू, तब तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो ऊपर नीचे वाली। लेकिन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है बेटा, तो हमेशा 0 0 पुट करो, इजी रहेगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, तो आंसर इज 0 > 3। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये है फॉल्स, ऑब्वियसली गलत है, ये 0 इज नॉट > 3। तो क्योंकि ये फॉल्स है, तो देखो ग्राफ में आओ, मेरा 0 0 इधर है, तो क्योंकि ये फॉल्स है बेटा, तो फॉल्स है तो उसके लिए कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है हमारे पास, पर्पल वाली। तो बिकॉज इट इज फॉल्स, तो ये ऊपर के लिए शेड होगा, कहाँ के लिए शेड होगा, ये ऊपर के लिए शेड होगा, ठीक है। ये ऐसे शेड होगा इस लाइन से, यहाँ समझ में आ गया कहाँ शेड हो, ऊपर के लिए, ऊपर मतलब ऑपोजिट टू 0 0, ऑपोजिट टू 0 0, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। और मतलब जितना जितना तुम कर सकते हो शेड कर देना, इधर पूरा शेड होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर ये क्या दे रखा है, x + 2y > 6, फिर से मैं 0 0 पुट करी, 0, 0 पुट करेंगे, फिर से फॉल्स आया ये,
ये भी फॉल्स आएगा, मतलब क्या हो, बाहर के लिए जाएगा। तो बाहर के लिए अगर मैं करूं इसको, ये होगा, बाहर के लिए यही होगा। तो बेटा अब मुझे ये बताओ कॉमन क्या है इसमें, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है। तो उसको मैं ब्लू से कर देती हूँ, ठीक है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये ब्लू वाला है ना, ये क्या है, कॉमन, कॉमन रीजन, जिसको कि हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। और ये जो फिजिबल रीजन होता है बेटा, मतलब यहाँ पर हम लोग काम करें, लेकिन अब ये क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है मतलब किसी एक बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा है। देखो ऊपर तो मैं कितना भी ले जा सकती हूँ ना, इसके हम बोलते हैं अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है। और जिस दो पॉइंट पे हमें दो पॉइंट मिले, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन दो पॉइंट को, इसको मैं ए लिख लेती हूँ, इसको बी लिख देती हूँ। ये दोनों ए बी मेरे क्या हैं, ए एंड बी, ये मेरे हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस कॉर्नर पॉइंट पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि रीजन में, देखो हमें चाहिए क्या बेटा, मिनिमाइज चाहिए ना, तो मिनिमाइज ढूंढना है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बेटा हमारे पास, 0,3 और क्या है 6,0। देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0,3 6,0, ठीक है। अब इस पे पुट करो, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3, तो कितना हो जाएगा 6। इसमें x की जगह पे 6, y की जगह पे 0, आंसर है 6। दोनों ही 6 6 है, हमें बोला मिनिमाइज। अब हमें दोनों ही तो वैल्यू 6 मिली है, तो मैं इसको मिनिमम मैक्सिमम में क्या बताऊं, दोनों ही मिनिमम है ना, दोनों ही क्या है, मिनिमम। तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों में मिनिमम आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड में हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कंफर्मेशन के लिए हमें जो मिनिमाइज दे रखा है, देखो x प्लस टू वाई दे रखा है, ठीक है। क्योंकि ये हमें बोला है क्या है, हमें जैसे अनबाउंडेड, बेटा अगर बाउंडेड आता तो हम डायरेक्टली लिख देते, तो क्योंकि अनबाउंडेड दे रखा है, तो x प्लस टू वाई मिनिमम के लिए लेस देन आ जाएगा हमारे पास क्या, जो मिनिमम वैल्यू हमने निकाली है 6। यहाँ तक समझ में आ गया। कौन से वाले पे रखेंगे हम, जी वाले पे, ठीक है। x प्लस टू वाई लेस देन 6। अब इसके लिए हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, थोड़ा बड़ा है आई नो क्वेश्चन। चलो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स वाई बना दो फिर से, इक्वल टू मान के चलेंगे, पहले जब भी ग्राफ बनता है वो इक्वल टू मान के चलते हैं, पर हमारा मिनिमाइज वाला वो ये बनेगा, ठीक है। तो ये x0 y3 y0 x3, सॉरी x6, फिर से देख लेते हैं, x प्लस टू वाई है, वैसे तो ये सेकेंड वाला ही बनेगा 6 0 और, तो देखो मेरी लाइन कैसे बनेगी, एक्स प्लस टू वाई दे रखा, एक्स प्लस टू वाई दे रखा, ठीक है। तो लाइन कैसे बनेगी बेटा, यही वाली जो ग्रीन सी बनी थी, जो ग्रीन सी बनी थी, मैं इसी के ऊपर रेड बना रही हूँ, यही तो टाइप की बनेगी। अब चलो ये तो बन गई है, अब हमें करना क्या, उसके लिए दोबारा बनाने के लिए, कभी कभी ये इसके ऊपर आ गए, जैसे आज अभी इसके ऊपर आ गए, ऐसा जरूरी नहीं कि इसके ऊपर आए, आगे पीछे कहीं भी आ सकती है। अब बेटा ये जो मेरी लाइन बनी है, ये जी वाली लाइन बनी है ना, एक्स प्लस टू वाई जो हमारा इक्वल टू 6 मान के चलो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, फिर से 0 0, फिर से 0 0। तो अगर मैं इसमें 0 0 पुट करूंगी, तो 0 प्लस 0 लेस देन 6, ये तो बिल्कुल ट्रू है ना, 0 लेस देन 6 ये ट्रू है। और जब ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं, टू वर्ड्स दैट लाइन, टू वर्ड्स 0 0। तो इसके लिए हम इसके टू वर्ड्स आएंगे, तो चलो दूसरे कलर से, अब तो मेरे पास कलर भी खत्म हो गया, पर्पल नहीं, ब्लू कर देते हैं। देखो टू वर्ड्स 0 0, टू वर्ड्स 0 0। बस तुम मुझे इतना बताओ, ये जो स्काई ब्लू सा है और ये जो मैं ब्लू कर रही, जो भी रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, जो ब्लू बोलते हैं हम इसको, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना। ये वाला शेडेड रीजन 0 की तरफ है, वो वाला शेडेड जो स्काई ब्लू वाला है वो हमारा ऑपोजिट है, तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है कि नहीं है, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इन दोनों में नो कॉमन पॉइंट, और जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता है तो फिर हमें मिनिमम मिल जाता है। अगर सपोज एक भी पॉइंट कॉमन आता है, कुछ भी ऐसा होता है कि पॉइंट कॉमन आ गया, मतलब ये नहीं कि ये जो यहाँ मिल रहे हैं ये कॉमन है, शेडेड रीजन में कुछ साथ नहीं आ रहा। अगर शेडेड रीजन में कुछ भी रीजन सेम नहीं आ रहा है,
तो नो कॉमन पॉइंट बोलेंगे। अगर रीजन आ गया, सेम आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कोई मिनिमम है ही नहीं इसका। लेकिन क्योंकि इसमें हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया है बेटा, तो हम लोग बोलते हैं क्या, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे नो कॉमन कॉमन पॉइंट बिटवीन, ये जो हमारे पास है x+2y <6 एंड फिजिबल अनबाउंडेड रीजन। तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 6 मिनिमम है। दिस मीन्स व्हाट, 6 इज मिनिमम। पर हमें और क्वेश्चन में खत्म नहीं हुआ अभी, देखो। शो ग्राफिकली दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है ये तो मैं समझ गई, लेकिन 2 से ज्यादा पे आ रहा है ये भी हमें बताना है। अब अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं बेटा, सपोज मैंने ले लिया ये पॉइंट, देखो 2,2, 2,2। एक बार ही देखते हैं 2,2 पे भी मिनिमम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैंने पॉइंट लिया 2,2। अब देखना 2,2 ये जी वाले पे रखते हैं, जी इज इक्वल टू x+2y। तो ये 2, 2 2 4, फिर से 6 आया कि नहीं आया। ऐसे अगर मैं बहुत सारे जितने पॉइंट्स ले लूँ ना बेटा, हमें बहुत सारे पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, 6 आएगा। इसीलिए 2,2 में भी आ गया, 2 से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब 3 4 तो होंगे होंगे। इसमें शो ग्राफिकल, तो ग्राफिकली तो हमने दिखा दिया। सो मिनिमम ऑफ जी, मिनिमम ऑफ जी occurs at more than 2 points। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The probability that it rains today is 0.4. If it rains today, the probability that it will rain tomorrow is 0.8. If it does not rain today, the probability that it will rain tomorrow is 0.6. Okay. Today, tomorrow. Today. क्वेश्चन देख के बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि पता नहीं क्या दे दिया, हमें तो ऐसा पढ़ाया नहीं था या कुछ ऐसा। क्वेश्चन देख के पहले समझो कि बोल क्या रहा है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हो। ठीक है, मेरे पास दो चीजें दे रखी है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा टुडे और टुमारो, मैंने सीधा लिख दिया टुडे टुमारो। उसके बाद पता नहीं क्या दे रखा होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर मैंने लिख दिया टुडे और टुमारो। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, मैं यहाँ लिख देती हूँ रेन टुडे। इट विल रेन टुडे 0.4। तो प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन टुडे, नॉट रेन टुडे कर देते हैं। नॉट रेन टुडे इज, देखो अगर किसी के होने की चांसेस 0.4 है तो ना होने की चांसेस 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0.4 कितना हुआ, 0.6। अब फिर क्या बोला हुआ है कि अगर आज बारिश हुई तो कल बारिश होगी या कल बारिश नहीं होगी, और अगर आज बारिश नहीं हुई तो कल बारिश होगी, कल बारिश नहीं होगी। यही तो कंडीशंस है। आज बारिश हुई तो कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। अब ये हुई रेन, ये डज नॉट रेन, ऐसे लिख देते हैं। ये भी रेन, डज नॉट रेन। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, रेन मतलब आज बारिश हुई, ऊपर वाला आज बारिश हुई है, आज बारिश हुई, कल भी बारिश होगी। ढूंढो कहाँ पे लिखा हुआ है। इफ इट रेन्स टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। ओके, हमें सिंपल सी भाषा में बोला है कि आज भी हुई कल भी होगी। ठीक है, अब बोला है इफ इट डज नॉट रेन टुडे, अगर उसे आज बारिश नहीं हुई तो डज नॉट रेन टुडे मतलब नीचे वाला, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, तो आज नहीं हुई कल होगी 0.7। अब नीचे वाला तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कल बारिश हुई थी, आज बारिश होगी 0.8। कल बारिश हुई थी, आज बारिश नहीं होगी, तो आज कल मतलब कल होगी तो उसका 0.8 है, तो नहीं होगी का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 0.2 होगा। सिंपल सी चीज है ना। नो रेन का क्या बनेगा, 0.2 मतलब 1 माइनस, और होगी, आज बारिश नहीं हुई, कल होगी 0.7। कल नहीं हुई थी, सॉरी आज नहीं हुई है, कल होगी, कल भी नहीं होगी, क्या बनेगा, 1 माइनस 0.7 इज 0.3। अब ढूंढो P1 P2 P3 किसको बोल रहा है। अब नीचे बहुत बड़ी भाषा बोली है। P1 denotes the probability that it does not rain today, it does not rain today। आज बारिश मतलब सिर्फ आज की बारिश बोली है हमने कि आज बारिश नहीं होगी।
आज बारिश नहीं होगी तो 0.6, ठीक है। रेड कलर से लिख देती, तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। आज बारिश नहीं होगी तो P1, ओके। P2 क्या बोला, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी। तो एक तो कल बारिश नहीं होगी, कल बारिश नहीं होगी, ठीक है। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हो गई तो, आज बारिश हो रही थी और ये कल नहीं होगी, ये मेरा P2 है। इट P3 denotes the probability that it will rain tomorrow, कल बारिश होगी। इफ इट डज नॉट रेन टुडे, आज बारिश ये है ना, अगर आज बारिश नहीं हुई और कल बारिश होगी तो ये P3 हो गया। denotes the probability that it will not rain tomorrow if it does not rain today, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ना कल हुई थी ना आज होगी, P4। अब जो बोला है वो पुट कर दो, खत्म आंसर। P1 इंटू P4 माइनस P2 इंटू P3। P1 कितना दे रखा है 0.6, P4 दे रखा है हमको 0.3, ये है 0.2, ये है 0.7। 6 3 ज़ा 0.18, 7 2 ज़ा 14, 0.04। दैट्स इट, फाइंड द वैल्यू 0.04, खत्म। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट में। देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। अब ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि कल बारिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आज हुई है तो उसके चांसेस, और नहीं हुई है तो चांसेस, ठीक है। मुझे बताना है कि कल बारिश होगी। देखो इवन ले लेते हैं हम लोग, इवेंट कि इट रेन्स टुडे, इट रेन्स टुडे, तो P इवन कितना हो जाएगा बेटा, आज बारिश हुई है 0.4 बोला हुआ है। इट डज नॉट रेन्स टुडे, डज नॉट रेन टुडे, P कितना आ जाएगा बेटा, इसका माइनस करके अभी बताया था 0.6। ए ले लेते हैं, इट विल रेन टुमारो, है ना, कल बारिश होनी होनी है, मतलब हमें बोला हुआ है कि बारिश तो होगी होगी। अब सिंपल सी चीज, कल बारिश होगी और आज भी बारिश हुई है, तो उल्टा लिखते ना मैंने, मुझे निकालना है पहले तो कल बारिश, मुझे निकालना है, मुझे निकालना है P A, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेटा हम लोग ऐसे बॉक्सेस बनाते थे, बेस थ्योरम के लिए जैसे बॉक्स बनाते थे, तुम लोग बॉक्स बना सकते हो, इट इज योर चॉइस, कि एक बॉक्स यहाँ बनाया, एक बॉक्स यहाँ बनाया, ऐसे करके बनाते थे हम लोग, है ना। यहाँ पे लिखा मैंने PA, मतलब बारिश होगी। यहाँ पे लिख देते हम E1 इवेंट, यहाँ हम लिख देते E2 इवेंट, यहाँ तो मतलब आज बारिश हुई है, आज बारिश। तो P इवेंट कितना आया था मेरा 0.4, ये है 0.6। अब PA निकालना है, तो यहाँ पर हम बेटा यहाँ क्या लिखते थे और यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो A/E1 का मतलब क्या हुआ, A/E1 का मतलब जो नीचे आता है वो कंडीशन होता है ना। तो E1 हो चुका है और A होना है, तो कल बारिश हुई थी, we have to find out the probability that it will rain tomorrow if it is given that just मतलब today, हाँ today A/E1 हमारा today ना, today it is raining, ठीक है। तो tomorrow it will rain हमें गिवन है कि आज बारिश हो रही है, तो देखो A/E1, ठीक है। तो A/E1 का क्या हुआ, देखो पीछे क्या निकाला था हमने कि आज बारिश हो रही है और कल भी बारिश होगी, तो 0.8 ये निकाला था हमने, 0.8। ये क्या है A/E2, मतलब कल, आज बारिश नहीं हुई है, कल बारिश होगी, आज बारिश नहीं हुई है, नॉट रेन टुडे, लेकिन कल बारिश होगी 0.7, 0.7 बस। फॉर्मूले में पुट कर दो, PA इज इक्वल्स टू, कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। PA इज इक्वल्स टू PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, 0.4 इंटू 0.8 प्लस 0.6 इंटू 0.7। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना, सिंपल ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, ऐड कर दो। 8 4 ज़ा 32, 7 6 ज़ा 42, कितना हो जाएगा 0.74, दैट्स इट, 0.74 इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, अब ये बी पार्ट, भी मतलब और पार्ट। A random variable x can take all non-negative integral values, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब
पॉजिटिव वैल्यू 0 1 2 3 4 सब चल रहा है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू r इज प्रोपोर्शनल टू probability that x take is proportional, equal नहीं बोला, proportional to 5 raised to the power minus r. Now this directly proportional is replaced by some constant. k लिख दूं, कुछ भी constant लिख दो k, और ये अपॉन में लिख दूं, ज्यादा बेटर। ठीक है, अब x मतलब x की वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं x इक्वल टू r लिख के करती हूँ, है ना। अगर मैं इसमें 0 ले लेती हूँ तो बन जाएगा k अपॉन 5 की पावर 0 विच इज k ओनली, देन p इज x इक्वल्स टू 1, तो ये बनेगा k अपॉन 5, x इक्वल्स टू 2, ये बनेगा k अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो, है ना। तो बेटा हमारे पास ये कैसे बनेगा, देखो हमें बोला है इसका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो पहले हमें k निकालना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है टोटल वो कितना होता है 1, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस सो ऑन पी एक्स इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1, तो कितना बनेगा बेटा k प्लस k बाई 5 प्लस k बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर r इज इक्वल्स टू 1, टोटल तो यही होता है, ये k रहेगा, है ना। तो k अगर मैं कॉमन ले लूं, ये बनेगा 1 बाई 5, 1 प्लस 1 बाई 5, एक सेकेंड, 1 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 5 स्क्वायर, 1 बाई 5 की पावर r इज इक्वल टू 1। बेटा ये अंदर क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, जीपी। जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे पता चलता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए तुम्हारा 1 है, फर्स्ट टर्म इज 1, देखो ये a1 होता है, ये a2 होता है, और ये a3 होता है। अगर मैं a2 अपॉन a1 करूं, a2 अपॉन a1 क्या बनेगा, 1 बाई 5 अपॉन 1, 1 बाई 5, a3 अपॉन a2 करूं, ये भी 1 अपॉन 5 स्क्वायर और 5 अपॉन 1, तो ये भी 5 अपॉन 5, तो सेम आया ना कॉमन रेशियो, इसका मतलब जीपी हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास जीपी का टर्म है, ठीक है। अभी जीपी हमारे पास जा रहा है बेटा, सी मतलब आर तक नहीं है, ये कहीं तक भी इन्फानाइट ले लो इसको, मतलब आर हमें नहीं पता कहाँ होगा, आर कितना भी जा सकता है ना, ये कुड भी इन्फानाइट, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ना भी लिखूं और प्लस प्लस ही रहने दूं, चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, टोटल प्रोबेबिलिटी में मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, इट इज योर चॉइस। एक सेकंड, पेन कहाँ गया, हम्म, तो ये डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट डॉट, ओके, तो ये जीपी बन गया। तो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है बेटा जीपी में के 1 अपॉन, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर। आर क्या है हमारे पास, देखो ये कॉमन रेशियो जो हमने निकाला है, तो 1 माइनस आर हुआ 1 अपॉन 1 बाई 5 माइनस 1, ए भी हमारा 1 है इसलिए ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। तो ये बनेगा के 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये 4 बाई 5 होगा, तो के कितना आ जाएगा, के 5 बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाई 5, के इज इक्वल्स टू 4 बाई 5। अब इस के की वैल्यू को बेटा हम लोग आगे पुट करेंगे, देखो के इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 बाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है देखो फाइंड पी एक्स लेस देन 3, एक्स लेस देन 3 का मतलब हुआ पी एक्स लेस देन 3, मतलब किस किस की वैल्यू, पी एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2, और 3 तो नहीं लिखेंगे हम। एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, के प्लस, ये क्या हो जाएगा के अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारे पास के अपॉन 5 स्क्वायर, यही तो होगा। अगर मैं के कॉमन लेके के की वैल्यू 4 बाई 5 पुट करूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 का स्क्वायर, है ना, 4 बाई 5, ये बनेगा हमारे पास 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 लिख दूँ सीधा, 25, ये बनेगा 25, 5 5 25, तो 5 प्लस 1, तो ये जगह 4 बाई 5 इंटू 10 1 11 31 अपॉन 25, ठीक है। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 अपॉन 25 5 जा 125, दैट्स इट, दिस इज द आंसर।
प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। ठीक है, सी हमारा जीपी का कॉन्सेप्ट लगा है ना। तो ये चीजें बेटा जो हमने 11th में कर लिया उसको यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो यहाँ पर आई गेस सेक्शन सी खत्म हो गया। सेक्शन डी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.